नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हम रोजाना इस पर चर्चा करते हैं और आपको क्या चल रहा है बिहार के चुनावी मैदान में उन हालात से रूबरू कराते हैं। खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं वरिष्ठ पत्रकार। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है श्री एस.एन. द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी मनीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं और आप हमें बताएं कि आज क्या क्या है, क्योंकि कल दूसरे चरण का मतदान शुरू होना है, तो उससे पहले क्या क्या सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। जी, सबसे पहले कि यही है कि कल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है दूसरे चरण का, जिसमें कि लगभग 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसमें लगभग 2,86,00,000 मतदाता अपना वोट करेंगे। कल के चुनाव में बहुत सारे बड़े बड़े नेता का फैसला होगा, जैसे कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, नंद किशोर यादव, इन सभी का भाग्य का फैसला कल के मतदान में होने जा रहा है। तो इसकी चर्चा है। चुनाव प्रचार थम चुका है और सभी दलों ने अपने अपने वोटरों को जितना लुभाना था लुभा लिया है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। दूसरी विषय है, चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जेल जाएंगे। वो नल जल योजना को लेकर नीतीश कुमार पर काफी हमलावर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार की क्यों है। तो लगातार रोजगार और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार तेजस्वी यादव एनडीए पे हमलावर है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछा है कि आखिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी दर 40% से ज्यादा क्यों है, बिहार अपराध में अव्वल क्यों है। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी का भी एक बयान सामने आया, ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया है कि मतलब जब उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में जो ये दकियानूसी शराबबंदी है उससे लोगों की मुक्ति कराएंगे। जी बिल्कुल। बिहार में नीतीश पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। वो एक तरफ तो विपक्ष के हमलों को झेल रहे हैं, दूसरे एनडीए के ही सहयोगी, लेकिन उनके खिलाफ चुनौती बनकर उभरे चिराग पासवान के हमलों को भी वो झेल रहे हैं। द्विवेदी जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसके बारे में आप उसका विश्लेषण कैसे करते हैं कि कौन कहाँ कितने पानी में रहने वाला है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल अतुल जी, जो कल का जो मतदान है उसमें सबसे ज्यादा अगर कहा जाए दांव पर लालू यादव के परिवार की किस्मत उसको कहा जा सकता है, वो लगी हुई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, कल उनके भाग्य का फैसला होगा। जहां से वो हसनपुर, जहां जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे तेज प्रताप यादव की भी कॉन्स्टिट्यूंसी कल की है। इसके अलावा जो लालू जी के समधी हैं चंद्रिका यादव, उनके भी कल भाग्य का फैसला है। तो सबसे ज्यादा दांव पर लालू जी की किस्मत लगी हुई है। इसके अलावा अगर दल वाइज देखा जाए, दलों के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा इस बार चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कई सारे और मंत्री हैं राजद के। तो मतलब ये चूंकि सबसे बड़ा एक चरण है, इसमें 17 जिले की 93 सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ा चरण है, तो सबसे ज्यादा भाग्य का फैसला भी इसमें होना है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं लव, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। पुष्पम प्रिया है, उनके भाग्य का फैसला होना है। तो कल का चुनाव अगर देखा जाए, जो दूसरा चरण है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर दूसरी एक पहलू के ऊपर नजर डालें कि जो मुद्दों की हम लोग बात करते रहे हैं इधर कई दिनों से,
तो मुद्दों के हिसाब से अगर देखा जाए अतुल जी, तो इस बार जो चुनाव शायद पहला मैं इसको चुनाव देख रहा हूँ जो रोजगार के मुद्दे पर हो रहा है। अभी तक के जो चुनाव होते थे अक्सर मैं उनको देखता था कि बेरोजगारी एक मुद्दा होता था, भाई बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। ये पहला चुनाव है जिसमें मैं देख रहा हूँ रोजगार मुद्दा है कि हम रोजगार देंगे। हम बेरोजगार कितने हैं इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं बना रहा है, हम रोजगार देंगे इसके ऊपर मुद्दा बनाया जा रहा है। राजद ने कहा था 10 लाख देंगे, तो इंडिया उससे आगे बढ़ के बोला 19 लाख देंगे। अब कौन कितने देगा ये भविष्य के गर्त में है हालांकि। लेकिन जो कल का एक चुनाव है उसको मैं काफी महत्वपूर्ण मानता हूं कि कल तेज प्रताप के भी भाग्य का फैसला होना है। हालांकि जीत उनके सामने मुश्किल नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जीतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चुनाव है कठिन, तो हमेशा एक छोटा चुनाव भी होता है, पार्षद का चुनाव भी उतना ही कठिन होता है जितना एक सांसदीय का चुनाव होता है। जी बिल्कुल द्विवेदी जी। रवि जी, चुनाव में मुद्दे जो हैं इस बार रोजगार के हैं, और ऐसा लग रहा है कि रोजगार नाम की रेवड़ी बट रही है। और ये टेस्टेड और ट्रस्टेड लोग हैं, जब सत्ता में थे, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो, इस प्रदेश में अधिकांश समय कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद लालू जी भी रहे, उसके बाद नीतीश जी भी रहे, लेकिन अब पता नहीं सबके हाथ में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आ गई जो पिछले 70 वर्षों में ना कर पाए, वो आने वाले में चुनाव में के जीतने के बाद सरकार बनते ही वो कर देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर कलम ऐसी ही चलाएंगे कि 10 लाख रोजगार तुरंत लोगों को लग जाएंगे। आपको लगता है कि इस झांसे में बिहार की जनता आएगी? देखिए, जनता को तो किसी न किसी झांसे में आना ही है, और पूरा 100% मतदान होता भी नहीं है, करीब करीब 50% मतदान होता है। तो आधी जनता तो बिल्कुल उदासीन होकर घर में छुट्टी मनाती है, और आधे जो लोग वोट डालने निकलते हैं वो किसी न किसी पार्टी के छलावे में, झांसे में तो आते ही हैं, ये कहना सही रहेगा। मुझे भी जब रोजगार की बात हो रही थी, मुझे झारखंड का इलेक्शन याद आ रहा था। इत्तेफाक से मैं वहां रांची में ही था काफी समय तक, झारखंड के चुनाव के समय। तो वहां पर एक बहुत दिलचस्प तथ्य जानने को मिला कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले 5 साल में रघुवर दास सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात थी कि पूरे चुनाव में किसी पार्टी ने इससे मुद्दा नहीं बनाया। एक आध जगह छिटपुट जरूर विपक्षी जो दल थे उन्होंने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन बड़े पैमाने पर कभी ये मुद्दा नहीं बना। अब अजब इत्तेफाक है कि पड़ोसी राज्य बिहार, जो कभी पिता हुआ करता था झारखंड का, वहां पर इस चुनाव में रोजगार एक बहुत प्रबल और अहम मुद्दा बनकर उभरा है। तो कुछ तथ्य भी हम जान लें। लालू यादव के जो 15 साल का शासन था, उसमें कुल मिलाकर के पूरे 15 साल में, अच्छा, रोजगार के बारे में दिलचस्प बात यह भी है कि सरकारी नौकरियों को रोजगार आरजेडी मान के चल रही है। तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि 15 साल में जो लालू राबड़ी का शासनकाल रहा, कुल मिलाकर पूरे 15 साल में 1 लाख से कम सरकारी नौकरियां बिहार के लोगों को मिली थी उनके शासनकाल में। और ये जो 15 साल बनाम 15 साल की अगर बात करें, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां बिहार के लोगों को मिली हैं। तो इसकी अगर तुलना करें, और एक चीज और भी है अतुल जी, कि जो न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, रिक्त पद हैं, पड़े हुए हैं 4.5 लाख, जैसा कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये पद रिक्त क्यों पड़े रहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे कोर्ट कचहरियों के दखल के की वजह से सरकारी नौकरियों के बहुत सारे पद रिक्त रहते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ये वादा लोगों से कर पाएंगे कि जो कोर्ट कचहरियों में जो मामले फंसे हुए हैं सरकारी रिक्तियों के, उनको वो क्लियर करा लेंगे? और किस तरह से वो अदालत में कैसे क्लियर कराएंगे बहुत सारी रिक्तियों को? तो कुल मिलाकर ठीक है, इसे नौकरियां मिलनी चाहिए, पद रिक्त नहीं पड़े रहने चाहिए, लेकिन इस तरह से जो वादे किए जाते हैं उन पर तो एकदम से आंख मूंद कर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं एक
इसे यूं कहें कि जो एक मजाक भी चल रहा है कि तेजस्वी कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि 15 साल पहले जब जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो अपहरण, लूट खसोट ये एक बड़ा रोजगार था और बहुत देखिए सारे एक चीज लोग। और भी, जी अतुल जी, एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के मतदान प्रोसेस के सिलसिले में। 2015 में जो वोट पड़े थे, उसमें ये जानना आपके लिए बहुत सुखद हो सकता है, हमारे लिए बहुत सुखद है, कि जो महिलाओं का वोट प्रतिशत था वो पुरुषों के मुकाबले 7 यानी 7% ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले पिछले चुनाव में वोट डाले थे। और मुझे लगता है कि जो शराबबंदी के जिस मुद्दे का जिक्र पुष्पम प्रिया चौधरी के हवाले से, बयान के हवाले से अभी मनीष ने किया, तो 2015 में शराबबंदी नहीं थी, 2016 में कानून बनाकर बाकायदा शराबबंदी लागू की गई। तो जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था 7% ज्यादा, यकीनन नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए शराबबंदी जैसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। लेकिन महिलाओं की जो स्थिति, महिलाएं क्यों ज्यादा वोट डाल रही हैं, महिलाएं बिहार में क्यों इतना बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं, जबकि आधा बिहार उदासीन पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से, और जो ग्रामीण खासतौर पर स्वयं सहायता समूह जिस तरीके से वहां पर पिछले 15 साल में विकसित हुए हैं, नीतीश सरकार ने ग्राम्य विकास में और खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के मामले में काफी वहां जमीनी स्तर पर काम किया है। तो कोई शक नहीं है, जी और स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी रोजगार सृजन हो रहा है बड़े पैमाने पर। जी तो जी मुझे लगता है कि ये जो वर्ग है महिलाओं का, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं का, और पहले चरण में हमने जिस तरह से बहुत लंबी लंबी लाइनें महिला वोटरों की देखी हैं, तो ये बिल्कुल संभव है कि महिलाएं इस बार भी नीतीश सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संख्या में मतदान करें। तो ये भी एक रोजगार का से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है। इस बुनियादी जो एक सवाल है, उसका उत्तर दिमाग में आते समय इस तरह की जो तथ्य हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी जरूर चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा रवि जी कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो जिस तरीके के प्रयास हुए हैं, और जिसे कहा जाए अगर 15 साल बनाम 15 साल की अगर हम बात करते हैं, तो जो सुरक्षा भी मिली है महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं उनके वोट जो का प्रतिशत बढ़ा है। मनीष, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या जमीनी तौर पर ये स्थिति है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है जिसकी रवि जी बात कर रहे हैं, या जो सुरक्षा का एक उनमें एक भाव बना है, तो क्या वो वोट का प्रतिशत बढ़ने का और कहीं उसको सत्तारूढ़ गठबंधन को उसका फायदा मिलता है? आपका क्या कहना है? हाँ जी, निश्चित तौर पे रवि सर ने जो कहा उसमें वो एक मतलब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार में काम हुआ है। जिस तरह से पहले अपराध और इस तरह की घटनाएं होती थी, जिस तरह से हत्याएं और नरसंहार का दौर था, उससे बिहार निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के शासन में उभरा है। लेकिन एक और उसमें बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है महिलाओं के ज्यादा वोटिंग का पुरुषों के मुकाबले। क्योंकि बिहार में पलायन ज्यादा होता है, तो ज्यादातर गांव में ग्रामीण पुरुष या शहर की पुरुष, ग्राम गांव के पुरुष या शहर के पुरुष जो हैं, वो ज्यादातर कहीं ना कहीं रोजगार धंधे के कारण बड़े बड़े शहरों में हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा। तो महिलाएं ही गांव में बची हैं वोट देने के लिए। तो इस कारण से महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रवि सर ने जो बताया वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण द्विवेदी जी, ये भी बड़ा एक दिलचस्प चीज है जो रवि जी ने बताया, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उसके कारण एक उनकी वोटों की संख्या है। और मनीष ने भी बड़े अच्छे से विश्लेषित किया, क्योंकि पुरुष वहां पर है ही नहीं, अधिक से ज्यादातर लोग बिहार से बाहर रोजगार कर रहे हैं, तो उस नाते भी बढ़ता है। तो इसका तो एक और फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल ही रहा है, क्योंकि मनीष का कहना है कि महिलाओं की जो स्थिति सुधरी है, सुरक्षा हुई है, उसके कारण वो सत्तारूढ़ दल को वोट देते हैं, और पुरुष नहीं है। तो जो नेगेटिव वोटिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं होने के कारण
फिर एक बार सत्तारूढ़ दल को फायदा होता दिख रहा है। मैं बिल्कुल अतुल जी, मैं रवि जी और जो मनीष ने बात कही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बातों से। और जो पलायन की जो बात कही गई है, जो पलायन हुआ था तो महिला वोटर ज्यादा थी, लेकिन इस बार थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं। वो जो 16 लाख वोटर है जो वापस आया है बिहार में पलायन के बाद, जो वापस आया है वो भी वोटर है, वो भी इस बार वोट देगा। उसमें से बहुत काफी ज्यादा मतदाता इस बार भी वोट देंगे। और उनका क्या रुख होगा ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि पलायन का जो ये जो वापस आने का दर्द है उन्होंने सहा है, और बिहार में नौकरी की क्या स्थिति है, शायद इसीलिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है वहां पर। तो वो जो 16 लाख वोटर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है वहां पे आकर। और जो महिला सशक्तिकरण की बात है, बिल्कुल ठीक बात है, उससे जो महिलाएं हैं वो काफी खुश है। पहले शराबबंदी से महिलाएं काफी खुश हैं। ये तो एक आम बिहारी से अगर हम बात करते हैं तो वो भी वाली बात कहता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। बाकी जो 16 लाख वोटर है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए कि आगे 16 लाख वोटर वो किस तरफ जाएगा। जी जी बिल्कुल, 16 लाख वोटर को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है जिस पर हम निरंतर चर्चा करते रहे हैं कि मुसलमान वोटर किस तरफ जाएगा। और अभी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने उसके खिलाफ एकजुटता सी दिखाई है, और हमारे देश में भी फिर एक तरीके से इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, जिसका हमारे देश का जिस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर जिस तरीके से, मुंबई पर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन करने शुरू किए हैं और एक तरीके से इस माहौल को गरमाने का प्रयास करने का कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं रवि जी आपको लगता है कि बिहार की मुसलमान भी कहीं इस फेर में फंसेंगे? क्योंकि बिहार की जो भारत सरकार है उसका स्टैंड फ्रांस के साथ है। देखिए, असर तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ, आरएसएलपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो जाहिर है कि उनकी जो सियासत का जो तरीका है, उनकी सियासत का जो असली चरित्र है, वो ध्रुवीकरण का ही चरित्र है, और वो केवल मुस्लिम समुदाय की ही सियासत करते हैं। और जाहिर है कि फ्रांस का मुद्दा हो या किसी और देश का मुद्दा हो, तो जब पूरे देश में वामपंथी विचारों के लोग प्रदर्शन की साजिशें रचते हैं ऐसे मौकों पर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्रांस का मसला है, ठीक है, मानवीयता का एक अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन ये यहाँ उल्टा सियासत भारत में होती है ऐसे मामलों में। तो बिहार के चुनाव में भी इसको मोबिलाइज करने की कोशिश मुस्लिम वोटरों को जरूर अंदर खाने असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस, और जो जिन्हें आरजेडी, जिन्हें मुस्लिम वोटों की दरकार है, जो अपना वोट बैंक मानते आए हैं मुसलमानों को बिहार में, तो वे कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब मुस्लिम वोटर भी काफी हद तक जागरूक हो चुके हैं। कोशिशें जरूर होती हैं हर स्तर पर ध्रुवीकृत करने की, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन अब मतदाता भी उतना जागरूक हो गया है कि पूरी की पूरी वेव जैसी नहीं चलती हुई दिखाई देती। कुछ लोग जरूर भ्रम में पड़ते हैं। तो देखने वाली बात होगी, नतीजे जब आएंगे तब इसका ज्यादा तार्किक विश्लेषण हम लोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। मनीष, आप क्योंकि वहां जमीन से जुड़े हुए, आपको लगता है कि कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ इस तरीके के बातें और मुद्दे चल रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा हो आपको कहीं? हाँ जी, बिहार में पहले से भी एक समीकरण बना हुआ है, M22 समीकरण। तो M22 समीकरण का रुख ज्यादातर राजद और कांग्रेस की तरफ ही रहा है। इस बार भी वो जो वोट कर रहे हैं वो इस आधार पे वोट कर रहे हैं कि भाजपा को हराना है। जहां तक फ्रांस की बात आपने की, तो निश्चित तौर पर एक एडिशनल पॉइंट उनके लिए होगा कि भाजपा ने सदैव, वो मुसलमान ऐसा मानते हैं कि भाजपा ने सदैव इन मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है, मुसलमानों के साथ उनका ठीक नहीं रहा है, और मुसलमान ज्यादातर भाजपा के वोटर नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर फ्रांस का मुद्दा उसमें एक एड ऑन की तरह काम करेगा और वोट करेंगे। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, इसमें वो
एक बड़े फैक्टर हैं और निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद को नुकसान। राजनीति के लाभ हानि में बड़े उद्देश्य जब पीछे छूटते दिखते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि देश जात पात धर्म से ऊपर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की है। और मुझे लगता है कि पिछले 2 कार्यकाल में, एक पूरे कार्यकाल में और अभी भी जिस तरीके की सरकार की योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं कि इसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिला है या उनको उससे वंचित किया गया है, लेकिन फिर भी जब छोटे छोटे बातों को लेकर एक बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश को एकजुटता दिखानी हो, जैसे फ्रांस में जो भी हुआ उसमें दोनों ही बातों का समर्थन या उसका विरोध हम नहीं करते, लेकिन जो जिस प्रकार से अभी एक टीचर की हत्या की गई, उसके बाद एक चर्च में हमला किया, एक महिला का गला काट दिया गया, हम उन बातों का भी समर्थन नहीं करते कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी के साथ कुछ भी करें, या अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो उसको आप इस परिणति तक लेकर जाएं। तो हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये मेरा मानना है कि कोई भी सभ्य समाज इस तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। रवि जी, जिस तरीके से एक मनीष ने बताया कि ना चाहते हुए भी MY समीकरण जो है उसका लाभ उठाने के लिए इस तरीके की गतिविधियों को, इस तरीके की बातों को हवा दी जाएगी, तो ये कितना उचित रहेगा बिहार के संदर्भ में? बिहार के संदर्भ में क्या, ये पूरे देश के संदर्भ में बिल्कुल अनुचित ही कहा जाएगा, किसी भी स्तर पर उचित तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश की सियासत। हम लोग कई बार इस पर चिंता जता चुके हैं। अब 7 दशक हो चुके हैं, 7 दशक से ज्यादा हमें स्वतंत्र हुए, आजाद हुए हो चुके हैं। और ऐसे में जो बुनियादी मुझे तो लगता है कि रोजगार भी अगर 7 दशक बाद एक मुद्दा बनता है तो फिर बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कर क्या रहा है। घपले घोटाले और करोड़ों अरबों, अब मुझे लगता है कि ये आम जनता को भी बहुत आए दिन वाली बात लगती होगी, लेकिन टैक्स पेयर अपना टैक्स चुका रहे हैं और विकास के काम नहीं हो रहे, रोजगार नहीं मिल, लोगों को पूरी तरह से मिल पा रहे हैं, शिक्षा 100% शिक्षा का स्तर नहीं है। भूखमरी की बात अगर करें तो ये बड़े हैरत की बात है कि जो अभी पिछले दिनों हंगर इंडेक्स जो आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो आया, उसमें 107 देशों में हम शायद 94वें नंबर पे हैं। पिछले साल हम 102वें नंबर पे थे 117 देशों में। जबकि चीन, अगर हम कहें कि आबादी बहुत बड़ा मसला इसमें हो सकता है कि हमारे इतना निचले पायदान पे हैं, तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। चीन हंगर इंडेक्स के मामले में 25वें नंबर पे है। तो बहुत सारे बुनियादी प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें तलाशने चाहिए। लेकिन जैसा कि पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर 50% लोग वोट डालने ही नहीं निकलेंगे तो फिर वो अपने ऊपर एक निरंकुश सत्ता ही थोपेंगे, सीधी सी बात है। तो पिछली बार भी हमने कहा था कि कुछ ऐसे चुनाव सुधार हों, वोटिंग की अनिवार्यता पर बहस हो, एक सकारात्मक बहस हो, तो शायद पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक भागीदारी अगर बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इतने निरंकुश होकर के ना तो भ्रष्टाचार हो पाएंगे, और सुशासन का जो वाकई एक सपना है लोकतंत्र में सब आम जनता देखती है, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को भी यानी आम लोगों को भी इससे सीधे सीधे जुड़ना पड़ेगा। केवल और केवल चारपाई पर लेट करके टीवी देखते हुए ये कह देने भर से काम नहीं चलने वाला है कि ये तो सरकार तो ऐसे ही है, MLA तो भ्रष्टाचार करते ही हैं, करते ही रहेंगे। कोई काम तब होता है जब आप उसको करने की इजाजत देते हैं। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। रवि जी ने जैसा कहा कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक उसको अपना हक नहीं मिलेगा। तो जागरूक होइए, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए घरों से निकलें, अपने पड़ोसियों को कहें, अपने रिश्तेदारों को कहें, आपका एक वोट
ना केवल सरकार बनाएगा, आपका भविष्य भी बनाएगा। तो सही वोट करें, सही चयन करें, जो भी चयन करें, लेकिन वोट देने के लिए अवश्य निकलें। अपने आप को किसी के रहमो करम पर ना रहने दें। 70 सालों से खैरात मिलती रही है आपको, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, कभी सब्सिडी के नाम पर। हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। 100% हमें रोजगार चाहिए, 100% हमें शिक्षा चाहिए, 100% हमें हेल्थ सुविधाएं चाहिए। ये तभी संभव है जब 100% आप अपना वोट देने के लिए निकलेंगे। चूकिए मत, 5 साल में लोकतंत्र का ये एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर होता है जिसमें आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। 5 साल खामोश देखिए रहे। अतुल जी, लोकतंत्र शब्द को ही अगर देख लें तो लोक का तंत्र होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में से अगर लोक नदारद हो जाएगा तो फिर तंत्र तो हावी होगा ही। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जी बिल्कुल, और वही मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र से लोक को ना गायब होने दे। ये तंत्र अगर आपको बचा कर रखना है, आप अपने नेताओं का भविष्य देखें ना, उनका वर्तमान देखें। कहां से आपके हक की लड़ाई करते हुए वो शुरू हुए, वैसे ही छोटे कमरे से, वैसे ही गरीबी से, जहां आज देश का अधिकांश आम आदमी रहता है, और आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, और आप फिर भी उनके पीछे दो मिलाते घूमते हैं क्योंकि आपको लगता है वो आपका भविष्य सुधार सकेंगे। नहीं, आप चिंतन मनन कीजिए, सही नेतृत्व चुनिए, और उन लोगों ने जिन्होंने वर्षों से आपका खून चूसा है और उसके बदले में कुछ टुकड़े आपको डाले हैं, ये देखिए, ये इसको समझिए, और उसके बाद अपना वोट दीजिए। 100% मतदान, 100% हक, यही आपके जीवन को सुधार सकता है, यही आपको आगे ले जा सकता है। बिहार अपडेट की आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और मनीष जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप हमसे जुड़िए biharupdate@gmail.com पर। गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से हमसे जुड़िए। धन्यवाद।